24 जनवरी 2023 0400 घंटे। दक्षिण डोनेट्स्क के मैदानों में तापमान 0 से कम है। बाहर से फुलादाह की ऊंची इमारतें पूरी तरह से वीरान दिखती हैं। इन खाली ढांचों के पीछे एक यूक्रेनी टैंक रोधी दस्ता इंतजार कर रहा है। वे दक्षिणी रास्ते पर रूसी बख्तरबंद वाहनों का इंतजार कर रहे हैं। अचानक BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों और TOS-AK स्कॉर्चिंग सन थर्मोबैरिक लॉन्चरों की वजह से आसमान जगमगा उठता है, जो शहर की ऊंची इमारतों को मलबे में बदलने का लक्ष्य रखते हैं। जमीन पर T-80 टैंक बर्फ की चादर पर चलते हैं, जो जमीन को ढक रही है। 155वीं और 40वीं ब्रिगेड के पैदल सैनिकों के साथ 36वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड और अन्य विशेष इकाइयां पीछे पीछे आ रही है, जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं से वोलोडिमिर की ओर तेजी से बढ़ रही है। रूसियों के लिए यही वह क्षण है जिसकी वे तैयारी कर रहे थे। उनके मिशन की सफलता या असफलता इस पर निर्भर करती है कि वे कितनी तेजी और ताकत से बढ़ते हैं। ये लड़ाई लंबी और थकाऊ नहीं बननी चाहिए। इसे तेज और सटीक तरीके से अंजाम देना होगा, जिसमें रूस बिजली की तरह तेज हमला करने की उम्मीद कर रहा है। शहर के खुले मैदानों से तेजी से निकलकर बाहरी इलाकों की छोटी इमारतों में छुपते हुए और फिर केंद्र पर अचानक हमला करना, इससे पहले कि यूक्रेन के रक्षक कुछ समझ पाएं। ये पूर्वी सैन्य जिले के कमांडर कर्नल जनरल रुस्तम मुरादोव की रणनीति है। मुरादोव और क्रेमलिन की युद्ध मशीन के लिए इस लड़ाई पर बहुत कुछ दांव पर लगा है और जनरल को उम्मीद है कि उनके पास उपलब्ध सैनिकों की भारी संख्या और बख्तरबंद वाहनों का जमावड़ा उनकी बहुत जरूरी जीत दिलाने के लिए काफी होगा। लेकिन मुरादोव की योजना पूरी तरह से उन सबकों को नजरअंदाज कर देती है जो पावलीवका में सीखे जाने चाहिए थे। रूस के हमलावर सैनिक और बख्तरबंद टुकड़ियां जो अनुमानित रास्तों पर अनुमानित गठन में बढ़ रही थी, यूक्रेनी रक्षकों ने रोककर नष्ट कर दी। वही चीज फुलादाह में भी होने लगती है। मुरादोव अपने विशाल बख्तरबंद दस्तों को आदेश देते हैं कि वे उन कुछ पक्की सड़कों और कच्चे रास्तों से आगे बढ़े जो अब भी शहर तक पहुंचने का रास्ता देती है। टैंकों के आगे चलने और BMP के पीछे आने से यूक्रेनी स्पोर्टर्स अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर दुश्मन को दूर से देख लेते हैं, बिल्कुल उन्हीं रास्तों पर चलते हुए जिनकी उन्हें उम्मीद थी। वही रास्ते जिन्हें उन्होंने पहले ही बारूदी सुरंगों से भर दिया है और निशाने पर ले लिया है। अपनी तोपखाने प्रणालियों के साथ जो कई मील दूर सुरक्षित स्थिति में है, यूक्रेनियन को मुश्किल से हिलने की ज़रूरत पड़ती है। वे बस देखते और इंतज़ार करते हैं, जैसे ही रूसी सीधे उनके जाल में फंस जाते हैं। और रूसियों के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें मजबूरन इन पहले से तय की गई तोपखाने की जोन में आंख बंद करके घुसना पड़ता है। अगर आप यहाँ दक्षिण की ओर सपाट बिना किसी विशेषता वाले मैदानों को देखें तो आपको वजह समझ में आ जाएगी। वोलोदिमीर पर आगे बढ़ने से हमला करने वाली सेना के पास 1 इंच भी छुपने की जगह नहीं बचती। फुलादा, जो कभी खनन शहर था, अब खंडहर बन गया है। क्रेमलिन के यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी रॉकेटों और तोपों की लगातार गोलाबारी से यह स्थिति बनी है। लेकिन वे हमले उस चीज के सामने फीके हैं जो अब होने वाली है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रूसी सेना की सबसे चुनिंदा इकाइयां 155वीं गार्ड्स नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड और 40वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड शहर के करीब पहुंच रही हैं। दर्जनों टैंकों और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के साथ इस विशाल मशीनी हमला समूह को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है, किसी भी कीमत पर फुलादाह पर कब्जा करना। उनके सामने यूक्रेन की 72वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के बहादुर रक्षक हैं, जो महीनों से यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और उनका 1 इंच भी जमीन बिना कड़ी लड़ाई के छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। भले ही उनकी संख्या और हथियार कम हों, लेकिन उनके पास रूसियों पर एक सबसे बड़ा फायदा है, भूभाग। फुलादाह एक बहुत ऊंचे इलाके में स्थित है, जिससे यूक्रेन के सैनिक रूसियों को आते हुए देख सकते हैं और अपने दुश्मनों पर साफ नजर रखते हुए उनकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। यूक्रेनी सेना कुछ हद तक युद्ध के मैदान को नियंत्रित कर सकती है। वे दुश्मन को दबाए रखने वाली गोलाबारी कर सकते हैं और रूसियों को सकरे रास्तों और तंग जगहों पर ले जा सकते हैं। ऐसी जगह जहां यूक्रेन के बारूदी सुरंगों, तोपखाने
और टैंक रोधी हथियारों के सीमित भंडार भी बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। ये एक रणनीति है जिसे उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इतनी बड़ी सेना के खिलाफ इसे कभी आजमाया नहीं गया है। ये दोनों पक्षों की रणनीतियों की अहम परीक्षा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई शुरू होने वाली है और संघर्ष में सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक का भाग्य दांव पर लगा हुआ है। डोनेट्स्क क्षेत्र के दक्षिण में डोनेट्स्क शहर से 35 मील दूर फुलादा है, जिसका अर्थ है कोयले का उपहार। युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ 14,000 से अधिक लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही रूसी शहर के दरवाजे तक पहुंचे, इसकी आबादी घटकर कुछ 100 ही रह गई थी। कभी इसे देश के सबसे बड़े खनन शहरों में से एक बनाने का इरादा था, जिसमें कुल 10 खदानें बनाने और शहर की वृद्धि और विकास के लिए दूर दराज से लगभग 1 लाख लोगों को लाने की योजना थी। हालांकि वे योजनाएं कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाईं। यहाँ कुछ खदानें फिर भी बनाई गई थीं। ये छोटा शहर भी दोनबास क्षेत्र का महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र रहा। शहर एक आम पर्यवेक्षक को शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, लेकिन सैन्य दृष्टिकोण से फुलादाह के पक्ष में 2 महत्वपूर्ण कारक थे। पहला था इसकी ऊंचाई। ये एक ऊंचे मैदान पर बनाया गया था। यह क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है, जो हर दिशा में समतल मैदानों पर नजर रखता है। छिपने के लिए कोई जंगल नहीं है और न ही छुपने के लिए कोई पहाड़ियाँ या उतार चढ़ाव है। इसे मैदानों में बिखरे आसपास के दर्जनों कस्बों और गांवों की तुलना में ज्यादा आसानी से सुरक्षित किया जा सकता था। फुलादाह की ऊंचाई के कारण शहर पर घात या अचानक हमला असंभव था, क्योंकि रक्षक दुश्मन को हमेशा देख सकते थे। फुलादाह का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका रणनीतिक स्थान था। यह प्रमुख सड़क और रेल मार्गों के करीब स्थित है। उत्तर में नंबर 15 हाईवे प्रमुख शहर डोनेट्स्क और जापोरिजिया को जोड़ता है। दक्षिण में एक मुख्य रेलवे लाइन है जो कब्जे वाले शहर मारियुपोल से होकर आगे क्रीमिया प्रायद्वीप तक जाती है। फुलादा इतना करीब था कि यूक्रेन अपने तोपखाने से उन जगहों की ओर जा रही रूसी आपूर्ति ट्रेनों पर प्रभावी ढंग से गोलाबारी कर सकता था। अगर रूस इस शहर पर कब्जा करता तो वो रेलवे से सुरक्षित आपूर्ति भेज सकता था और उसकी सेनाएं उत्तर में कुराखोवो व पोक्रोव्स्क जैसे यूक्रेनी गढ़ों की ओर बढ़ सकती थीं। इसी वजह से एक दिखने में मामूली सा शहर इतना महत्वपूर्ण था। यह कोई आम कस्बा नहीं था, बल्कि एक गढ़ था। रसद केंद्र और निगरानी चौकी सब कुछ एक ही जगह, जिसका दक्षिणी और मध्य दोनेत्स्क के पूरे आसपास के इलाकों पर वास्तविक प्रभाव था। रूसी कमान जानती है कि इन मैदानों पर सीधा हमला करना मौत का फरमान है। उन्हें यह पता है क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, अक्टूबर 2022 में। रूस के कमांडरों का अंतिम लक्ष्य फुलादाह पर कब्जा करना और अपने अगले बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। उन्हें पता है कि शहर पर सीधा हमला खूनी संघर्ष बनेगा, इसलिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ी किले की ओर दौड़ने के बजाय पहले उसके आसपास के गांवों पर कब्जा कर शहर को धीरे धीरे घेरने का फैसला किया। फुलादाह पर सीधे हमला करने से पहले उन्होंने 2 तरफा घेराबंदी का इस्तेमाल किया, ताकि शहर के रक्षकों को तब तक दबाया जा सके जब तक वे टूट ना जाए। इसके लिए उन्हें फुलादाह के दक्षिण में स्थित नीची जगह पावलिवका गांव पर कब्जा करना होगा। अक्टूबर के अंत में 155वीं यूनिट्स को पावलिवका पर कूच करने का आदेश मिला। मुख्य रूप से भारी पैदल सेना की रणनीति पर निर्भर रहते हुए बख्तरबंद वाहनों की मदद से यूक्रेनी आपूर्ति लाइनों को तोड़ने और उनकी रक्षा पंक्तियों को भेदने की कोशिश की जाती है। उन्हें लगा था कि यह आसान होगा, लेकिन उन्होंने गलत आकलन किया। रूस की योजना की खामियां शुरुआती हमलों में ही दिखने लगी। फुलादाह की ऊंची इमारतों से पावलिवका साफ दिखाई देता है, जहां यूक्रेनी निगरानीकर्ता बैठे नजर रखते हैं। रूसी टैंक, वाहन और हमलावर दल गांव की ओर बढ़ते हैं और दक्षिण में साथियों को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी भेजते हैं। यूक्रेनी यूनिटें मजबूत किलेबंद जगहों पर M770 7 होवित्जर और टैंक रोधी हथियारों से दुश्मन की बढ़त रोकती है। गांव के आसपास के खुले क्षेत्र का उपयोग कर वे रूसी वाहनों को नष्ट करते हैं। कुछ ही दिनों में 155वीं ने सैकड़ों जवान गंवाए हैं
और एक दुर्लभ विरोध के रूप में कुछ बचे हुए सैनिक स्थानीय गवर्नर को शिकायत पत्र लिखने का फैसला करते हैं, जिसमें वे अपने कमांडरों की आलोचना करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि वे हार गए। करीब 300 लोग मारे गए, घायल या लापता है और 4 दिन में आधा सामान खो गया। पत्र के अंश ऑनलाइन सामने आते हैं और यहाँ तक कि कट्टर रूसी राष्ट्रवादी भी क्रेमलिन की अयोग्य रणनीति की आलोचना करते हैं और देश के रक्षा मंत्रालय को बयान देने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो स्थिति की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश करता है। यह रूस की सामरिक अयोग्यता का पहला उदाहरण नहीं था, पर यह कमांडरों की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। लोगों को कत्लगाह में झोंकना और तैयारी व सावधानी की कमी के कारण भारी नुकसान उठाना। फिर भी अपने नुकसान के बावजूद रूसियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। कमांडरों ने लगातार सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को गांव की ओर भेजना जारी रखा, इस उम्मीद में कि उनकी ताकत का भारी दबाव अंततः यूक्रेन के रक्षकों के लिए संभालना बहुत ज्यादा हो जाएगा। 11 नवंबर को यूक्रेन की रक्षा कमजोर करने के बाद रूसी सूत्रों ने गांव पर कब्जा करने की घोषणा की, जिसे कुछ दिन बाद रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की। इसमें करीब 2 हफ्ते लगे और 155वीं ब्रिगेड के सैकड़ों सैनिक मारे गए। रूस ने योजना का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा हिस्सा यानी फुलादाह पर असली कब्जा कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। 24 जनवरी 2023 की ठंडी सुबह जनरल रुस्तम मुरादोव पावलीवका की खून से सनी जमीन को अनदेखा कर सेना को उन्हीं कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। पहली लहर के अंत में युद्ध का मैदान टैंकों और गाड़ियों के धुएं भरे मलबे से ढका था। कई वाहन सीधे TM-62 बारूदी सुरंगों पर चढ़ जाते हैं, जो शहर की ओर जाने वाली सड़कों और सकरे रास्तों पर बिछाई गई थीं। आगे बढ़ते टैंक माइंस पर चढ़ते ही पूरी टैंक कॉलम रुक जाती है और पीछे के वाहनों का रास्ता बंद हो जाता है। फिर यूक्रेनी एंटी टैंक सैनिक छिपकर जेवलिन मिसाइलें और अगली पीढ़ी के हल्के एंटी टैंक हथियार जैसे हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं। पीछे फंसे हुए इन्फेंट्री वाहनों को निशाना बनाने के लिए जो भी रूसी सैनिक अभी तक जिंदा बचे हैं, वे आगे बारूदी सुरंगों से क्षतिग्रस्त टैंकों और पीछे जलते हुए ट्रूप कैरियर्स के बीच फंस जाते हैं। अन्य वाहन बचाव और निकासी में मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी उजागर हो जाते हैं क्योंकि यूक्रेनी तोपखाने की गोलाबारी ऊपर से बरसती है और निगरानी ड्रोन ऊपर मंडराते रहते हैं ताकि हमले के लिए सटीक स्थान की जानकारी दी जा सके। यह महसूस करते हुए कि अगर वे वहां और रुकते हैं तो निश्चित रूप से मर जाएंगे, रूसी सैनिक साहसिक कदम उठाते हैं, वाहन से उतरते हैं और खुले खेतों में दौड़ पड़ते हैं, जबकि उनके चारों ओर धमाके हो रहे होते हैं। मुरादोव डर के मारे ये सब देखते हैं क्योंकि उनकी रणनीतिक जड़ता उजागर हो जाती है, लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब वे युद्ध में ज्यादा टैंक और लड़ाकू वाहन भेजने को कहते हैं। सड़कों के बंद होने के कारण इन वाहनों में से कुछ ट्रैक छोड़कर खुले खेतों की ओर मुड़ने का फैसला करते हैं, ये मानते हुए या शायद उम्मीद करते हुए कि वहां बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई गई हैं। उन्हें इसका अंदाजा नहीं है। यूक्रेन के रक्षकों ने भी इसकी पहले से भांप लिया था और वे अपने हॉविट्जर की मदद से उस इलाके में और भी अधिक रिमोट एंटी आर्मर माइंस सक्रिय रूप से दाग रहे हैं। ये विशेष 155 मिलीमीटर की तोप के गोले इस तरह से बनाए गए हैं कि वे बड़े इलाकों में 9 छोटी एंटी टैंक माइंस बिखेर सकते हैं, जिससे यूक्रेन तुरंत नए बारूदी सुरंग क्षेत्रों का निर्माण कर सकता है। जैसे जैसे और रूसी टुकड़ियां आगे बढ़ती है, यूक्रेन उनके चारों ओर की जमीन को ऐसे मौत के जाल में बदल देता है जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। वे न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं। जल्दी ही घबराहट फैलती है और रूसी सैनिक वाहन छोड़कर भागने लगते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। यूक्रेनी रक्षा बल रूस के हमले पीछे धकेलते हैं। शहर पर हमले होते हैं। रूस की रॉकेट और टैंक तोपें पुराने सोवियत अपार्टमेंट और इमारतों में छेद कर देती है, जो अब भी खड़ी है। लेकिन क्रेमलिन का नुकसान यूक्रेनी पक्ष की तुलना में कहीं ज़्यादा है, जैसा कि कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। हर दिन दर्जनों वाहन नष्ट हो जाते हैं। 13 फरवरी को एक यूक्रेनी घातक हमले में कम से कम 31 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए थे। एक के बाद एक मशीनी लहरें
वांछित परिणाम हासिल करने में असफल हो रही है और खोए हुए सैनिकों और संसाधनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन T-80 टैंकों के जले अवशेष और उड़े BMP की तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते तक खेतों में रूसी सैनिकों की लाशें बिखरी हैं और रूस की 155वीं नेवल इन्फेंट्री पूरी तरह तबाह हो गई है। इसके प्रशांत बेड़े के विशिष्ट सैनिकों को जल्दी नए रंगरूटों से बदला गया है, जिनके पास कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग है और वे बड़ी संख्या में मारे या घायल हो रहे हैं। मनोबल टूट जाता है और लगातार हमलों के बावजूद यूक्रेन की 72वीं ब्रिगेड फुलादाह पर नियंत्रण बनाए रखती है। मुरादो हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी रूसी सेना को समर्पित की है। 1990 के दशक में एक प्लाटून कमांडर से लेकर व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूसी संघ के हीरो नामित किए जाने तक, अब पूर्ण सामरिक विफलता के कारण उनकी प्रतिष्ठा खतरे में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके सैनिक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, वह हताशा में कठोर कदम उठाते हैं। इस अवधि के आसपास पकड़े गए रूसी युद्धबंदियों ने खुलासा किया कि उनके कमांडिंग अफसरों ने तथाकथित अवरोधक या पीछे हटने से रोकने वाली टुकड़ियों को तैनात करना शुरू कर दिया था, जो मुख्य आक्रमण इकाइयों के पीछे तैनात सैनिकों के दस्ते थे, जिन्हें स्पष्ट आदेश दिया गया था कि वे किसी भी रूसी सैनिक को गोली मार दे जो बिना अनुमति के पीछे हटने की कोशिश करे। रूस वास्तव में अपने ही सैनिकों को बंदूक की नोक पर मोर्चे पर धकेल रहा है, अपने लोगों को बिना किसी बचने की उम्मीद के मौत के मुंह में धकेल रहा है। जनरल मुरादोव की प्रतिष्ठा खत्म हो गई है। रूसी जेड ब्लॉगर लगातार उनकी कायरता और अयोग्यता की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजूल खर्ची भरी रणनीतियों से और भी ज्यादा जानें, टैंक और अन्य वाहन नष्ट हो रहे हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी बख्तरबंद बलों का सबसे सघन नुकसान है। हर दिन पहले जैसा ही दोहराव होता है। सैनिक और टैंक भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाते हैं। बढ़त नहीं मिलती। जैसे जैसे यूक्रेन के मोर्चाबंद रक्षक और भी गहराई से अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे हैं, पूरी लड़ाई बड़े युद्ध का एक छोटा सा प्रतिबिंब बन जाती है। ये रूस की रणनीति की कठोरता और हालात के अनुसार खुद को न बदल पाने का उदाहरण है, क्योंकि वो बार बार सैनिकों और हथियारों को झोंकता है, पर अपनी संख्यात्मक बढ़त को जमीनी लाभ में नहीं बदल पाता। ये हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन घेराबंदी अभी शुरू हुई है। दर्जनों विनाशकारी हमलों के बाद रूसी कमान ने आखिरकार अपनी रणनीति छोड़ने का फैसला किया। चूंकि रूसी सेनाएं शहर के पास नहीं पहुंच सकती, उनके कमांडर दूरी से ही शहर को नष्ट करने का विकल्प चुनते हैं। 2023 की गर्मियों और पतझड़ में फुलादाह एक अलग युद्ध का अनुभव करता है, जहां यूक्रेन के रक्षक छोटी पैदल सेना की बढ़त और अलग अलग दिशाओं से छिटपुट टोह लेने वाले हमलों का सामना करते हैं। रूस लंबी दूरी की तोपखाने की गोलाबारी और GPS मार्गदर्शन किट लगे UMP के ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करता है, जो सोवियत युग के साधारण बम हैं। ये धीमा, थकाऊ युद्ध है और इसका असर पड़ता है, जबकि यूक्रेन अभी भी अपने फायदे जैसे कि बारूदी सुरंगें, FPV ड्रोन और मजबूत मोर्चों का इस्तेमाल करके रूस के हमलों के बड़े हिस्से से निपटने और किसी भी तेज या महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बढ़त को रोकने में सक्षम है। तोपखाने और बमबारी का असर साफ दिखता है। वो बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारतें, जिन्हें यूक्रेन कभी अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए निगरानी टावरों की तरह इस्तेमाल करता था, एक के बाद एक जमींदोज कर दी गई हैं। इसी दौरान रूसी हमला दल दक्षिण में हाईवे पर बढ़ रही मुख्य टुकड़ी से हटकर पास के दूसरे गांव जैसे प्रेटिजिवका की ओर मुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि वे आपूर्ति लाइनों को काट देंगे जो शहर के रक्षकों तक सामान पहुंचा रही हैं, और हमले के लिए नए रास्ते खोल देंगे। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो यह किला आखिरकार एक कब्र में बदल सकता है। सितंबर 2024 तक घेराबंदी रक्षकों पर हावी होने लगती है। 72वीं ब्रिगेड के जवानों ने इस शहर को 2 साल से ज्यादा संभाले रखा है। उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी, मजबूत जगहों पर खुदाई की और कई रूसी हमलों को रोका। वे इमारतों की ऊंचाई से खुफिया जानकारी जुटाकर टैंकों और सैनिकों की अगली लहर के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने जटिल रक्षा प्रणाली बनाई, जिसमें खाई, टैंक रोधी खाइयाँ, टैंक रोधी कंक्रीट अवरोध, बाधाएं और बारूदी सुरंग क्षेत्र हैं। उन्होंने रूसियों को मारक जोन गलियारों में फंसाया
और भूमिगत बंकरों और संचार सुरंगों के अपने जाल का इस्तेमाल कर काम जारी रखा, चाहे उन पर बम व तोपों से भारी गोलाबारी हो रही थी। रूसियों की रणनीति बदलने पर यूक्रेन के रक्षकों ने भी खुद को ढालते हुए ड्रोन हमलों और छोटे हथियारों से गोलीबारी पर ज्यादा ध्यान दिया, जो क्रेमलिन के भेजे सैनिकों के छोटे दस्तों के खिलाफ थी। लेकिन अब उनकी ऊर्जा, ताकत और आपूर्ति का भंडार कम हो गया है। गोला बारूद कम पड़ रहा है, मनोबल गिर रहा है और वे सुरक्षा व्यवस्थाएं जिन्होंने इन सैनिकों को जिंदा रखा था, एक एक करके कमजोर होती जा रही हैं। बचे हुए लोग कुपोषित हैं, नींद की कमी से जूझ रहे हैं और पानी भरे तहखानों व जली इमारतों में किसी तरह रह रहे हैं। वे जितना थोड़ा राशन इकट्ठा करते हैं उसी पर गुजारा कर रहे हैं। अब वे रक्षात्मक घेरा नहीं संभाल सकते। रूसी सेनाएं पूर्व की ओर से घुसने में कामयाब हो गई और शहर की एक कोयला खदान पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान उन्होंने एक ऊंचा इलाका भी अपने कब्जे में ले लिया, जहां से वे पूरे शहर पर नजर रख सकते हैं। 25 सितंबर को और रूसी फुलादाह के पश्चिमी किनारे तक पहुंच गए। घेराबंदी पूरी हो चुकी है, अब बस उसे कसना बाकी है। आगामी दिनों में यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटने का आदेश मिलेगा, जिसे वे लंबे समय से टाल रहे थे। छोटे समूहों में धुआं, ग्रेनेड और अंधेरे का सहारा लेकर वे भागने की कोशिश करते हैं, जबकि रूसी FPV ड्रोन आसमान में झुंड बनाकर उनका शिकार करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को 40वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड, वही ब्रिगेड जिसे यूक्रेन ने कई बार रोक लिया था, शहर में प्रवेश करती है और रूसी झंडा फहराती है। फुलादाह, जो कभी शांतिपूर्ण खनन शहर था, अब केवल एक धधकता खंडहर रह गया है। यह एक जीत है, लेकिन खोखली जीत है, और ऐसी जीत है जो भारी तबाही की कीमत पर मिली है। हमले से बचने वाले रूसी सैनिक जश्न मना सके, पर इसमें हजारों रूसी मारे गए। 155वीं ब्रिगेड कई बार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और अंततः जनरल मुरादोव को उनके पद से हटा दिया गया। उनका नाम हमेशा उस टैंक कब्रिस्तान से जुड़ा रहेगा जो उनकी गलत रणनीतियों का नतीजा था। कुल मिलाकर रूस ने 100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन और हजारों अनुभवी सैनिक खो दिए, वो भी एक ऐसे कस्बे के लिए जहां शायद ही कोई इमारत बची हो। देश की हानियां इतनी गंभीर थी कि उसके बाद से इस एक लड़ाई ने रूस की पूरी युद्धकालीन रणनीति को प्रभावित किया। युद्ध अध्ययन संस्थान ने बताया कि मोर्चे पर सभी रूसी कमांडरों ने इसके बाद उन्होंने कम और कम मशीनी हमलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, टैंकों और पैदल सेना वाहनों पर कम निर्भर हुए और ड्रोन तथा बमों पर अधिक निर्भर होने लगे, क्योंकि वे फिर से उसी तरह की विफलताओं का सामना करने से बहुत डरते थे। यूक्रेन ने कम संसाधनों और लोगों के बावजूद रूस से कम नुकसान झेला, ये उसके रक्षकों ने साबित कर दिया। आज भी भारी विस्फोटकों और ड्रोन के युग में दूर दूर तक नजर रखने वाले पहाड़ी किलों को नष्ट करना उतना ही कठिन है जितना सदियों पहले था। फुलादाह की लड़ाई में रूस को एक खाली कब्रिस्तान पर कब्जा करने के लिए 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां गंवानी पड़ी। ये स्थायी बदलाव को तेज कर रहा है, जहां असममित ड्रोन युद्ध अरबों डॉलर की आपूर्ति श्रृंखलाओं को निष्क्रिय कर रहा है। देखिए कैसे $90,000 का शौकिया विमान 1100 मील दूर रडार की नजर से बचकर $40 मिलियन के परमाणु बम वर्षक को निष्क्रिय करता है। वीडियो देखने के लिए क्लिक करें। यही मिलते हैं और अगली जंग के मैदान में आपसे फिर मुलाकात होगी।